जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एसएसटी के लिए करने जा रहे हैं। एसएसटी आप लोग जानते हो 60 मार्क्स की आपकी पेपर 2 में एसएसटी पूछी जाती है, जिसके लिए हमारा आज पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। अगर आप एसएसटी के नोट्स एसएसटी नोट्स एसएसटी के प्रैक्टिस सेट अगर इनमें से कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके एसएसटी की नोट्स, एसएसटी के प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसी नंबर पर मैसेज करके आप साइंस के नोट्स भी पेपर नंबर सेकंड के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा पेपर फर्स्ट के लिए आप ईवीएस के नोट्स एंड ईवीएस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए एसएसटी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अपना हम स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसके परिणाम में इसके परिवर्तन, यानी ये जब ये रुक गया, ये दबा दिया गया, आपका 1857 का विद्रोह दब गया, इसके बाद में कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया था। नंबर 1, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। ऑप्शन 2, उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। ऑप्शन 3, पठान होगा शायद, पठान और सिख सैनिकों के बीच ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। ऑप्शन डी या ऑप्शन 4, देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप जानते हो 1857 का विद्रोह भारत की आज़ादी के लिए किया गया पहला विद्रोह कहलाता है। इसकी शुरुआत आप जानते हो मेरठ से हुई, इसका अंत जो है ये आपका ग्वालियर में हुआ था। तो ये जो परिणाम हुआ, इसके स्वरूप ब्रिटिश संसद ने क्या किया था, एक परिवर्तन किया था। और ये परिवर्तन जो किया गया था, ये 1858 के अधिनियम के तहत किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1858 अधिनियम के तहत ये परिवर्तन किया गया था। और ये जब परिवर्तन किया गया था, उस समय पर भारत के गवर्नर जनरल उस समय पर लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल उस समय पर थे। तो इसमें क्या परिवर्तन किया गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? राज्य सचिव नियुक्त किया गया था भारत को। किसको? ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को। और किस अधिनियम के तहत? 1858 अधिनियम के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो दे रखा है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। इसके लिए कैलिको अधिनियम लाया गया और कब लाया गया याद रखिएगा, यह अधिनियम लाया गया था 1720 में। किस में लाया गया? 1720 में लाया गया था। और ये जो अधिनियम लाया गया था, ये इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों चीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए ये अधिनियम 1720 में ब्रिटिश सरकार ने लाया था ये। और इस अधिनियम को क्या बोला था? कैलिको अधिनियम। याद रखिएगा, इसका क्या नाम है? कैलिको अधिनियम। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा साधारण करने की कोशिश करेगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार कैलिको अधिनियम कब लेकर आई थी? तो ईयर आपको याद रखना है, 1720 में लेकर आई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बागान जो कि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? को भारी, यहाँ डैश समझ लीजिए, यहाँ आएगा को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन 4, श्रम और पूंजी की।
ऑप्शन 3 भूमि और श्रम की, ऑप्शन 2 केवल पूंजी की, ऑप्शन 1 भूमि और पूंजी की। देखिए, जब तक भूमि नहीं होगी तो वहां श्रम और पूंजी क्या करेगा। केवल पूंजी से काम चलने वाला नहीं है। यहां देखिए भूमि और श्रम दे रखा है या भूमि और पूंजी दे रखा है, तो भूमि है उसमें पूंजी लगाएंगे। इस तो हमारा वाणिज्यिक कृषि के लिए क्या रहेगा, एक एक कह सकते हैं एक प्रकार ये इसका हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम इसके ऑप्शन नंबर 4 पर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें गिवन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी कि केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। इनमें से कौन सा एक रीजन है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा रीजन सही है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, ऑप्शन 3 यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, और तूतीकोरिन पथ तक पहुंचना आसान है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के इतना फलने फूलने का सबसे बड़ा जो कारण है, इसका कारण ये है कि यह कपास की खेती वाले क्षेत्रों के बहुत ज्यादा पास है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्लैकफुट इंडियन है। ब्लैकफुट इंडियन क्या है आपको यह बताना है। क्यूबा में बागान में काम करने वाला है, कनाडा में प्रवासी भारतीय हैं उन्हें कहा जाता है, निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी है, या उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है। तो याद रखिएगा ये ब्लैक फुट इंडियन जो है ये उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है। क्या है ये, उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं। पवन क्रियाएं क्या बनाती हैं, छत्रक सेल बनाती हैं। ज्योग्राफी से हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, जो प्राय डैश में पाए जाते हैं। छत्रक सेल यानी कि बनाई जो पवन क्रिया छत्रक सेल बनाती हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पठारों में पाए जाते हैं, पहाड़ों में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, भूगोल जब मैं पढ़ा रहा था, वहां ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में कराया था जब हमारी थ्योरी चल रही थी एनसीईआरटी की। जब हम लोग एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ रहे थे वहां ये मैंने बताया था कि जो पवन क्रिया छत्रक सेल बनाते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। कहाँ पर, रेगिस्तानों में ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार के साथ किया गया था, जिनका उपचार के साथ किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए मृत जीव जंतु क्या करते थे, एक डिक्लोफेनेक इसे खा लेते थे, और इससे क्या हुआ था जब वो मर जाते थे तो उसको जब गिद्ध खाते थे तो उनकी किडनी उससे खराब हो गई थी और किडनी उनकी मौत भी हो जाती थी। तो ये जो था ये डिक्लोफेनेक था। क्या था, डिक्लोफेनेक था। ये क्या, डिक्लोफेनेक के कारण किया गया था। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया उत्पत्ति उत्पादित की जाती है। परमाणु ऊर्जा जो आपके संयंत्र हैं उनमें बिजली की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। कैसे उत्पादित की जाती है, ऑप्शन ए नाभिकीय संगठन द्वारा, परमाणुवीय कंपन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, या नाभिकीय विखंडन के द्वारा। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। तो किस तरीके से उत्पादित की जाती है, ये नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पादित की जाती है। तो इसके लिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर 4 नाभिकीय विखंडन हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था। याद रखिएगा इसमें पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था। दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए किया था, मंगोलों से बचने के लिए किया था, उत्तरी भारत में
उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था इसलिए उसने किया था, या अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वो अपने साम्राज्य को उस पर अपना सही तरीके से प्रभाव या नियंत्रण चाहता था और दौलताबाद केंद्र में पड़ता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि बीदरी क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि बीदरी क्या था। बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार था। बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार था। बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे द्वारा और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम था, या बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार था। तो देखिए बीदर जो था यह बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में जो काम किया गया था, जड़ाऊ किए गए थे, जो जड़ा गया था, ये आपका बीदर था। ये क्या था? आपका बीदर था। ऑप्शन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? वह समस्या कौन सी है जिसमें क्या किया था? भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया था। कौन कौन से में? प्राचीन, मध्य और आधुनिक में किया गया था। तो इसमें समस्या कौन कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन ए, त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रकृति को दर्शाता है। ऑप्शन 2, 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। ऑप्शन 3, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ऑप्शन डी या ऑप्शन 4, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा, ये राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन 3 बन गया हमारा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? कौन सा यहां पर पूछा गया है कि 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर 4, हवन कुंड। हवन कुंड, ठीक है ना। ऑप्शन 3, यज्ञ वेदी। ऑप्शन 2, रंगशाला, या ऑप्शन 1, सजावटी द्वार। तो इसके लिए राइट आंसर होगा कि 9वीं शताब्दी में मंदिर के स्थापत्य कला का जो हिस्सा था वो था इसका सजावटी द्वार। वो क्या था? वो मंदिरों का क्या था? सजावटी द्वार इसका हिस्सा था। क्वेश्चन 13 में गिवन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? इसमें सुल्तान का नाम पूछा गया है। क्या ये मोहम्मद बिन तुगलक था, अलाउद्दीन खिलजी था, बलबन था, या फिरोज शाह तुगलक था? तो जो सुल्तान था जिसने अनाज को शहर में बाजार में बेचने के लिए क्या किया था? बंजारों का जो प्रयोग किया था, ये सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। किसने प्रयोग किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि आदिवासी या जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं? यहां पर हमें ऑप्शन गिवन है, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातत्वीय स्रोतों का उपयोग करके, और वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो इसके लिए राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, ये इसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है कि पितरा ड्यूरा था या थी? पितरा डूरा क्या था? आपको यहां पर यह बताना है कि पितरा डूरा क्या था। यूनानी देवता था, धातु की तकनीकी, भवनों को सजाने की शैली, या उत्तराधिकार की
भूमिका, ये आपको बताना है कि पित्राडूरा क्या था। तो देखिए पित्राडूरा जो था ये क्या था, भवनों को सजाने की शैली थी। क्या थी ये, भवनों को सजाने की ये शैली थी। और मुगलों में इसकी जो स्टार्टिंग की थी, अगर हम बात करें कि मुगलों में जो मुगल शासक थे, मुगल बादशाह थे, उसमें किसने इसकी शुरुआत की थी, तो ये जो शुरुआत की गई थी ये जहांगीर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है, आगरा में एतमाद दौला जो है, आगरा में एतमाद दौला जो है ये इसी तरीके से सजाया गया, पित्राडूरा के द्वारा ही। इसमें पत्थरों पर जो सजावट की गई है पित्राडूरा के द्वारा ही की गई है। किसमें, आगरा के एतमाद दौला में। ये व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है आगरा का एतमाद दौला, उसमें ये किया गया है। किसके द्वारा, मुगल शासक पूछ लिया जाए तो मुगल शासकों में इसकी शुरुआत जो की थी ये जहांगीर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं एसएसटी के नोट्स और एसएसटी के प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग पीआरटी की भी तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं, आपको यहाँ पर ईवीएस के नोट्स, ईवीएस के प्रैक्टिस सेट और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसके लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा गिवन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से तीन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। उन तीन विश्वविद्यालयों का आपको बताना है नाम, कि कौन से तीन विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 में। 1857 में फर्स्ट ऑप्शन कलकत्ता, बम्बई और पंजाब में, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली में, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में, कलकत्ता, मद्रास और बनारस में। तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन गिवन है। इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, एक किया गया था कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 1857 में किए गए थे। उस समय पर जो भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग उस समय पर भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया, पुल और सड़क बनाने के लिए, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, ब्रिटेन में इनके क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये था भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें गिवन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में, 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। क्या किया था, फैक्ट्री को स्थापित किया था। स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, एक आधार या बेस हम कह सकते हैं स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। तो 1651 में याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। ये यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि फैक्ट्री कब स्थापित की, 1651 में की थी, हुगली नदी के किनारे की थी बंगाल में। और उसका रीजन ये था कि ये क्या था, जहां से ये फैक्ट्री से अपना क्या करना चाहते थे, बेस बना लिया था जिससे ये यहां से अपना काम चला सकते थे। क्वेश्चन नंबर 19 हमें गिवन है, यदि अहमदाबाद, यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्व हम कह सकते हैं ईस्ट देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय पर प्रातः 8 बजे है, यानी भारत में उस समय पर क्या बजे हैं, आप जानते हैं भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है। इससे अगर हम टाइम निकालते हैं, ज्योग्राफी में देखिए मैंने इसको डिटेल में समझा दिया है,
ज्योग्राफी क्लास में मैंने इसको डिटेल में समझाया था। यहाँ मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, ये 82.5 डिग्री हो गया। तो ये जो बन के निकल कर आता है, ये निकल कर आता है आपका 1 घंटे में आपका 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री आपका यहाँ पर निकल कर आता है। या हम कह सकते हैं 4 मिनट में 1 डिग्री। दोनों तरीके से आप लोग याद रखिएगा, दोनों तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 8 बजे है और अहमदाबाद का टाइम हो रहा है, ये है 72.5 डिग्री। ये कितना है? ये 72.5 डिग्री है। और भारत का मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री पूरब है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए, दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो ये डिफरेंस है आपका 10 डिग्री का। कितने डिग्री का? 10 डिग्री का ये डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया था डिटेल में कि देखिए 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर है। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। तो 10 डिग्री कितने मिनट के बराबर हो जाएगा? 10 × 4 बराबर 40 मिनट के बराबर। 10 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? 40 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो भारत में इस समय पर सुबह के 8 बजे हैं। भारत में सुबह के इस समय पर 8 बजे हैं। तो इसमें से आप 40 मिनट जब माइनस करोगे तो 7:20 AM आ जाएगा। 7:20 आपका AM हो रहा होगा कहां पर? अहमदाबाद में। तो प्रातः 7:20, प्रातः 7:20। उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा गिवन है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20। संथाल, भील, गोंड और अहोम, 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं। तो ये खेल में जो विभाजित किया गया था, ये ऑप्शन नंबर 4 अहोम को किया गया था। किसको? अहोम को किया गया था। और ये जनजाति जो है अहोम जनजाति, इसको किया गया था। और इसके बारे में पूछ लिया जाए कि अहोम जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये असम में पाई जाती है। कहां पर? असम में ये पाई जाती है। ये जनजाति कहां पाई जाती है? असम में पाई जाती है। कहां पर? असम में ये जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। 21 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसे हम लोग गैसीय ग्रह कहते हैं? तो ये भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था, हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट ही चैप्टर था ये, वहां मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था कि देखिए ये सूर्य है आपका, ये आपका सूर्य है। अगर दूरी के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए हमारे, आप जानते हैं सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो इसकी दूरी के हिसाब से हम ग्रह देखें तो देखिए बुध, बुध शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद आ जाएगा हमारा बृहस्पति, फिर आएगा शनि, फिर आएगा अरुण और फिर आएगा वरुण। ये हमारे 8 ग्रह सूर्य की दूरी से अकॉर्डिंग है। सबसे पास बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर आपका बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। ये 8 ग्रह है। तो एक चीज इसमें याद रखिएगा, एक चीज इसमें आपको याद रखनी है कि पहले जो 4 ग्रह हैं, ये पहले 4 ग्रह है और ये अंतिम 4 ग्रह है। इनमें जो पहले 4 ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह भी बोलते हैं, इनको बाह्य ग्रह भी हम लोग बोलते हैं, बाह्य ग्रह। और जो अंतिम 4 हैं इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह इनको बोला जाता है। और यही आंतरिक ग्रह, 4 आंतरिक ग्रह जो हैं ये गैसीय ग्रह भी कहलाते हैं। ये कैसे कहलाते हैं? गैसीय ग्रह इन्हीं को कहा जाता है, गैसीय ग्रह भी इन्हीं को कहा जाता है। तो 4 ग्रह कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण किस किस में आ रहा है आपका, ये आपको बताना है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इंग्लिश में इनका नाम दे दिया, तो इंग्लिश में भी आप इनके नाम थोड़े से याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हमारा हो गया। एक चीज याद रखिएगा, बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा। जो आपका शनि है, शनि काला ग्रह भी इसको कहते हैं। और ये इसको गैसों का गोला भी कहा जाता है, गैसों का गोला भी आपके शनि ग्रह को कहा जाता है। याद रखिए बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हमारा हो जाएगा।
ग्रह, उपग्रह, इन क्षुद्र ग्रह, इन सब के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को ज्योग्राफी वाली वीडियोस में करा रखा है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यहाँ पर गिवन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बच्चों में संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि आवाजों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शन 4 व्याख्यान पद्धति, परियोजना पद्धति, कक्षीय चर्चा, या क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट आंसर रहेगा ये रहेगा क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन और फील्ड में घूमना। कॉमन एरा क्या है? क्वेश्चन 23 आपसे पूछा गया है कि कॉमन एरा क्या है। यहां पूछा गया है आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा, या क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो देख कॉमन एरा जो है ये क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इसको स्वीकृत मान्यता दे दी गई, यानी कि स्वीकृत किया जाता है, माना जाता है। तो ऑप्शन 4 कॉमन एरा का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? कौन सा ऐसे 3 राज्य थे जो त्रिविभाजन संघर्ष हुआ था, उसमें 3 कौन कौन से शामिल थे? ये यहां पर पूछा गया है कि राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, पाल चोल गुर्जर प्रतिहार, चोल राष्ट्रकूट पाल और पाल पल्लव राष्ट्रकूट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आपका बन गया है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इसकी शुरुआत हुई थी ये 8वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई? इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी और ये लगभग 200 वर्षों तक चला। ये संघर्ष क्या जो है, ये संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा और इसमें जो 3 राज्य शामिल थे ये थे राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर और प्रतिहार। राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। और इसकी जो शुरुआत बताई जाती है, इसकी शुरुआत जो की थी ये प्रतिहार नरेश वत्स ने की थी। प्रतिहार नरेश इसकी शुरुआत किसने की थी? प्रतिहार नरेश थे वत्स, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। प्रतिहार नरेश वत्स ने इसकी शुरुआत की थी। 8वीं सदी में संघर्ष शुरू हुआ और 200 वर्षों तक यह संघर्ष लगभग चलता रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति या शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, या इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल क्या है? यहां आपसे पूछा गया है कि ऐतिहासिक स्थल क्या है, यहां आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऐतिहासिक स्थल वह स्थान होते हैं जहां अतीत के स्मृति शेष अवशेष जो हैं ये हमें मिलते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ऐतिहासिक स्थल हमारे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जाए कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? किस पर महाभियोग चलाया गया था ये यहां पर पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर महाभियोग चलाया गया था? टीबी मैकाले पर, कार्नवालिस पर, चार्ल्स क्लैप पर, या वॉरेन हेस्टिंग पर। या वॉरेन हेस्टिंग पर। आप जानते हैं इनमें से वॉरेन हेस्टिंग पर आपका महाभियोग चलाया गया था। लेकिन ये महाभियोग जो ब्रिटिश संसद में इस पर चलाया गया था तो लगभग ये 7-8 साल चला। ये 1785 से 95 तक चला था शायद, सॉरी नहीं, ये 1788 से 95 तक चला। किस पर चला था? वॉरेन हेस्टिंग पर। और 1795 पर जब इसको फैसला आया तो इसको दोष मुक्त करार दिया गया था। इसको दोष मुक्त कर दिया गया था। दोष मुक्त इसको करार दे दिया गया था, दोष मुक्त इसको कर दिया गया था। 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा, 1 मिनट बस वेट कीजिएगा। 10 मिनट रुक जाओ भाई।
हेलो हेलो हेलो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में किरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में स्थित है। वह वर्तमान में कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 झारखंड, ऑप्शन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, पंजाब हरियाणा में, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। तो देखिए 12वीं शताब्दी में किरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया था वह आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई थी। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि लोगों को की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हमारा हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर कि अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। किस वजह से इसको स्वतंत्र नहीं माना जाता? गैर सरकारी संस्थाओं के साथ, नागरिक समाज के साथ, सरकारी एजेंसियों के साथ, या व्यापारिक घरानों के साथ। तो मीडिया को व्यापारिक घरों के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। किसके कारण? व्यापारिक घरानों से संबंध के कारण इसको अब स्वतंत्र नहीं माना जाता है मीडिया को। 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 30 हमारा है कि गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे ज्यादा उचित होगी? गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे ज्यादा उचित होगी? विद्यार्थियों को हैंडआउट्स देना, नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ व्याख्या करना, या वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़ते या केस अध्ययनों पर चर्चा करता करती है, वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही है? वो किस पहलू पर बल दे रही है? तो ये हमारा पेडागोजी से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31 है। आप जानते हो एसएसटी में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स के साथ साथ आपके कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर पेडागोजी से भी पूछे जाते हैं। तो पेडागोजी भी आप लोग इसकी पढ़ के जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। 32 क्वेश्चन हमारा है कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह डैश विचार किसके द्वारा रखा गया था? यह विचार किसके द्वारा रखा गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए ये कहा गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर कुछ भी हो। सामाजिक स्तर कुछ भी हो। तो ये जो कहा गया था बी आर अम्बेडकर को ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? समिति का गठन किया गया था। तो आप जानते हो ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इसके बारे में एक एक चीज मैंने आप लोगों को डिटेल में बता रखी है इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो थे किसके लिए, किस समुदाय के लिए? मुस्लिम समुदाय के लिए राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन किया गया था। इन्होंने ये भी बताया था कि मुस्लिमों के कितने परसेंट जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कितने परसेंट आपके मदरसों में पढ़ते हैं, और कितने परसेंट आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के दादन व्यवस्था है। दादन व्यवस्था क्या है आपकी? जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्रताप करता है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, या जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए
काम करने हेतु जोर डालता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि सामाजिक विज्ञान में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा। किसको? सामाजिक विज्ञान में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए। और क्या पूछा गया है? सबसे उपयुक्त पूछा गया है। सबसे उपयुक्त आंसर जो पॉजिटिव आंसर होगा ये पूछा गया है। नेगेटिव वालों को आपको ध्यान से करना है, या पॉजिटिव है तो इसके लिए राइट आंसर होगा वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री दिखाना, व्याख्यान स्पष्ट सूत्र लेकर अभ्यास लगातार जहां तो वृत्त चित्र दिखाना। ये इन चार ऑप्शंस में से इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को डैश व्यवसाय के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए। विकासात्मक मुद्दों को उद्धृत करने के लिए सामाजिक ज्ञान मीसामीय रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए। महत्वपूर्ण सूचनाओं के संसाधन करने में सहायता करनी चाहिए, या सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं को योग्यताओं के विकास करने को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसके लिए राइट आंसर आपका 36 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। तो ऑप्शन नंबर ए, बाकी के आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 पर आ जाते हैं कि सी के जानू बहुत प्रतिष्ठित हैं। तो सी के जानू कौन है? पटकथा लेखक हैं, मानव विज्ञानी हैं, आदिवासी कार्यकर्ता हैं और पर्यावरणविद हैं। तो अब जानते हैं सी के जानू जो है एक आदिवासी कार्यकर्ता है। ये कौन है? एक आदिवासी कार्यकर्ता है आपके। अगला क्वेश्चन समूह शिक्षण, समूह शिक्षण के बारे में बात की गई है कि समूह शिक्षण क्या है? संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। स्कूलों में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, या विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे छोटे समूह में बांटना ही शिक्षण है। तो समूह शिक्षण क्या है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 40 हमारा है कि सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को, क्या पूछा गया है? सहयोगी अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक तरीके से ये पूछना चाह रहा है कि कक्षा में समरूपी योग्यता समूह में विभाजित करनी चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए, और वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देता हूं, कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। कमेंट में आप इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 41 हमारा है कि सामाजिक समानता को पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बन जाएगा आपका सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्री की समीक्षा के लिए संकल्पना को व्याख्यात करना जैसा पाठ्य पुस्तक में वर्णित किया गया है, अस्पष्टता के व्यवहार को विस्तार से व्याख्या करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। क्वेश्चन 42 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 42 यहां दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। तो ये जो आप याद रखिएगा एक संविधान संशोधन किया गया था। ये संविधान संशोधन था हमारा 86वां संविधान संशोधन था। ये 2002 में किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। और ये जो एजुकेशन आपकी है ये आ जाती है अनुच्छेद 21 का या 21 ए के अंतर्गत ये आपका किया गया था कि और एक किसके लिए बात करता है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ ये 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करता है। तो ये क्या है? जीवन का अधिकार है। इसमें दिया गया है
शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है, केवल शिक्षित व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, शिक्षा जीवन है, या सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाजते हुए रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्राय संसार का ध्यान गरीबी आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है, आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है और भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया है। तो इसका भी ये मैंने आपको अपने वीडियो में पढ़ाया था, बहुत अच्छे से मुझे याद है क्वेश्चन, मैंने आपको वहां बताया था अपनी वीडियो में। तो इसका भी आपको होमवर्क में आंसर बताना, बहुत अच्छे से बताया था मैंने क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन 44 पर आते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है। किस पर बात की गई है? प्रारंभिक स्तर पर बात की गई है। तो कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति, व्याख्यान पद्धति और चर्चा पद्धति। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 चर्चा पद्धति। इसके लिए यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कि पीआईएल द्वारा आई है, पीआईएल डैश द्वारा डैश आई है, न्यायिक सक्रियता में गिरावट, सरकारी कामकाज में बाधा, न्याय मिलने में बढ़त और न्याय मिलने में बाधा। तो आप जानते हैं पीआईएल से जनहित याचिका 2 है, इससे न्याय मिलने में बढ़त हुई है, न्याय मिलने में बढ़ावा मिला है। क्वेश्चन नंबर 46 कि भारतीय संविधान द्वारा किया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार के द्वारा उल्लंघन हुआ है। सरकार के द्वारा उल्लंघन हुआ है। जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या समानता का अधिकार, तो वो जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का हनन अगर हुआ है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन 46 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। लोकसभा का जो प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा है ये किससे शुरू होता है? ये सार्वजनिक काल से शुरू होता है, विशेषाधिकार काल से शुरू होता है, शून्य काल से शुरू होता है या प्रश्न काल से शुरू होता है? तो ये जो शुरू होता है ये प्रश्न काल से शुरू होता है। किससे? लोकसभा का प्रत्येक घंटा। और आप जानते हो लोकसभा के अभी इलेक्शन हमारे चल रहे हैं, 4 जून को हमें हमारी नई सरकार बन जाएगी, 4 जून को हमारी नई सरकार हमें देखने के लिए मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन कि तांती, मोमिन और देवांग समुदाय डैश में लगे हुए थे। ये किस में लगे हुए थे? लकड़ी के काम में, बर्तन बनाने के काम में, चमड़े के काम में या बुनने के काम में। तो तांती, मोमिन और देवांग समुदाय जो थे ये लगे हुए थे आपके बुनने के काम में, ये आपके लगे हुए थे। तो इस तरीके से आपके इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के 48 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आई होप ये वीडियो, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप एसएसटी के नोट्स या एसएसटी के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सभी नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स 6 to 8 क्लास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। अगर आपको सेशन ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सीटेट पास करने के बाद मास्टर बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।